शासन से सुशासन तक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1997 ने शासन को सभी स्तरों पर देश के मामले में का प्रबंधन करने हेतु आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अधिकारों के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया। इसमें वे सभी तंत्र, प्रक्रियाएं और संस्थाएं शामिल हैं जिसके माध्यम से नागरिक और समूह अपने हितों को स्पष्ट करते हैं, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अपने दायित्वों को पूरा और विवाद की स्थिति में मध्यस्थता करते हैं। सरकार और शासन के बीच संबंध। सरकार से तात्पर्य विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी औपचारिक संस्थाओं से हैं जो विधि निर्माण और उन्हें लागू करती हैं। जैसे भारतीय संसद द्वारा सब्सिडी मुक्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके विपरीत शासन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं तथा जवाबदेही, पारदर्शिता, सार्वजनिक भागीदारी के साथ लागू किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब नागरिक राशन वितरण में अनियमितताओं की जांच करने के लिए आरटीआई अधिनियम का उपयोग करते हैं तो कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। यह स्थानीय समुदाय सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र के तहत सेवा वितरण की निगरानी में मदद करता है। भारत में शासन के आयाम। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने भारत में शासन का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा विकसित की है। यह ढांचा शासन को 5 प्रमुख आयामों में वर्गीकृत करता है जो देश की शासन प्रणाली को एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। राजनीतिक आयाम। राजनीतिक भागीदारी की गुणवत्ता राजनीतिक कार्यकर्ताओं के आचरण और नागरिक विश्वास का आकलन करता है। इसमें शासन प्रमुख बिंदु क्या है? राजनीतिक आयाम में शासन प्रक्रिया में नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के साथ साथ राज्य की भूमिका, जैसे कि स्थानीय निकायों को सत्ता का विकेंद्रीकरण। कानूनी और न्यायिक आयाम में विधि के शासन, कानून व्यवस्था, मानवाधिकार संरक्षण और न्याय तक पहुंच के पालन का मूल्यांकन करना। इसमें प्रमुख बिंदु विधि के शासन को बनाए रखना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना, जैसे पुलिस जवाबदेही में सुधार और फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले में तीव्रता। प्रशासनिक आयाम में सेवा वितरण और संसाधन प्रबंधन और पारदर्शिता में दक्षता को मापता है। सरकारी सेवाओं का कुशल और पारदर्शी वितरण, जैसे कि ई गवर्नेंस पहलों और सूचना का अधिकार अधिनियम। आर्थिक आयाम में व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है तथा प्राथमिक क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करता है। आर्थिक विकास के लिए स्थिर एवं सक्षम वातावरण का निर्माण करना, जैसे व्यवसाय में सुगमता के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता जैसी पहल। सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम में कमजोर वर्गों के कल्याण, नागरिक समाज की भूमिका और पर्यावरण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संतोषनीयता को बढ़ावा देता है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा है। सुशासन क्या है? विश्व बैंक ने वर्ष 1992 में प्रकाशित अपने एक शासन और विकास में सुशासन को किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के विकास प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया है। मतलब सुशासन का मतलब है किसी देश के आर्थिक सामाजिक संसाधनों के विकास प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित करता है। वैकल्पिक रूप में महात्मा गांधी ने सुशासन के सिद्धांतों के आधार पर भारत के लिए राम राज्य की अवधारणा की परिकल्पना की। इसका अनिवार्य रूप से अर्थ एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत को देखना, जहां दलितों की आवश्यकताओं की पूर्ति, आम आदमी कल्याण, स्वदेशी उद्योगों के माध्यम से उसकी प्रगति, विकास के मुख्य बिंदु हैं। रोहिणी नीलेकणी के अनुसार हम सुशासन को मात्र उपभोक्ता नहीं हो सकते, हमें भागीदार होना चाहिए, हमें सह निर्माता होना चाहिए। सुशासन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जन कल्याण, कुशल कराधान, खुफिया तंत्र
आधारित सुरक्षा और पारदर्शिता पर केंद्रित एक मजबूत शासन प्रणाली का समर्थन किया। प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं द्वारा बुद्धि और न्याय द्वारा निर्देशित शासन प्रस्तावित किया, जिससे सामान्य हितों के लिए शासन सुनिश्चित हो सके। अरस्तु मध्यम वर्ग के नेतृत्व वाली लोकतंत्र और कुलीन तत्व के संतुलित मिश्रण वाली राजनीति का समर्थन किया, जो विधि द्वारा शासित हो और जिसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण की भावना हो। सुशासन के संदर्भ में भारतीय विचार क्या है? इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में धर्म को बनाए रखने और सभी के लिए, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर और सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु शासक के कर्तव्य पर बल दिया गया। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, केवल सत्य की विजय होती है, पर प्रकाश डाला गया, जो नैतिक शासन का मुख्य सिद्धांत है। रामायण में राम राज्य का समर्थन किया गया, एक आदर्श राज्य जहाँ कोई भी भूख, भेदभाव या अन्याय से पीड़ित ना हो, जहाँ राजा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता हो। भगवत गीता में अनुष्ठान कर्म पर आधार के संदर्भ में बात की गई है, जो उत्तरदायी, जवाबदेही, बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व को बढ़ावा देती है। अथर्ववेद में भूमि सूक्त के माध्यम से सुशासन के अंगों के रूप में प्रकृति के प्रति सम्मान और संधारणीय जीवन जीने की शिक्षा पर बल दिया गया है। तिरुक्कुलर पर्यावरण संरक्षण, संसाधन के समतापूर्ण उपभोग और व्यावसायिक सामाजिक विकास पर बल देता है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र योगक्षेम नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित और शासन को एक लोक सेवक के रूप में परिभाषित करता है, जो कमजोर एवं दुर्बल वर्गों की देखभाल को सुनिश्चित करता है। गांधी ने अंत्योदय पर विचार सर्वोदय मतलब सभी का कल्याण के मार्ग के रूप में सर्वाधिक निर्धन लोगों के उत्थान पर बल दिया। भारत में सुशासन में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 योजना कार्यक्रम में शासन की कमजोरियों को संबोधित किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 शासन को मानव विकास के लिए आवश्यक घटक के रूप में परिभाषित किया। भारतीय संविधान में सुशासन। यद्यपि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से सुशासन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, फिर भी कई प्रावधान शामिल हैं। इसमें मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हैं, जिसमें प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित करता है, जो सुशासन के नैतिक आधार का निर्माण करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद 38 से 40 तक राज्य को ग्राम पंचायतों के माध्यम से सतही स्तर पर सामाजिक कल्याण, समान संसाधन वितरण और लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करते हैं, भेदभाव को रोकते हैं और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। इसकी व्याख्या आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण अधिकारों में शामिल करने के लिए की गई है। शक्तियों का पृथक्करण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, विधि के शासन को स्थापित करता है तथा संस्थागत जवाबदेही को सुदृढ़ करता है, जो सभी सुशासन के आवश्यक घटक है। स्थानीय स्वशासन। अनुच्छेद 243 और उससे संबंधित प्रावधान पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं तथा विकेंद्रीकरण और जन केंद्रित शासन को बढ़ावा देते हैं। सुशासन की मुख्य विशेषताओं में यूएनडीपी ने सुशासन के 8 विशेषताओं को मान्यता दी है। पहली सुशासन की विशेषता सहभागिता होनी चाहिए। लोग सहभागी शासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों से संबंधित निर्णय, क्रियान्वयन और निगरानी में भाग ले सकते हैं। जैसे माईगोव एक अभिनव मंच है, जिससे सरकार द्वारा निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया है। सर्वसम्मति उन्मुख होना चाहिए। सुशासन के लिए विभिन्न सामाजिक हितों की मध्यस्थता आवश्यक है, ताकि समूचे वर्ग के लिए श्रेष्ठ क्या है इस विषय में व्यापक रूप से
आम सहमति प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए ग्राम सभा ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण और सामाजिक अंकेक्षण पर प्रावधान। विधि का शासन सुशासन के लिए समान कानूनी संरचनाओं की आवश्यकता है जिसका समान रूप से क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे भगोड़ा अपराधी अधिनियम और दिवाला एवं अशोधन क्षमता संहिता अधिनियम वित्तीय क्षेत्रों में गतिविधियों में शासन की स्थापित करता है। पारदर्शिता का अर्थ है निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं, उन्हें कानूनों और विनियमों द्वारा किस प्रकार लागू किया जाता है। इसका यह भी अर्थ है कि सूचना पढ़ने योग्य प्रारूपों में आसानी से और उन लोगों के लिए उपलब्ध हो जो ऐसे निर्णयों और उसके कार्यान्वयन से प्रभावित होंगे। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(b) में यह निर्दिष्ट किया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा जानकारी को सक्रिय रूप से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। जवाबदेहिता यह व्यक्तियों या संस्थाओं के दायित्व को संदर्भित करता है कि वे अपने कार्यों, निर्णयों, प्रदर्शन के लिए जवाबदेह हों, जिससे शासन में पारदर्शिता तथा अखंडता सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 डेटा कंपनियों या संस्थाओं को दुरुपयोग के लिए जवाबदेह होने का आदेश देता है। अनुक्रियाशीलता सुशासन के हिस्से के रूप में संस्थानों और उसके द्वारा क्रियान्वित प्रक्रियाओं को उचित समय सीमा के भीतर सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रगति पोर्टल जैसे पहले सेवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करती है, जिससे अनुक्रियाशीलता में वृद्धि होती है। प्रभावी और कार्यकुशल सुशासन समय पर और सार्थक परिणाम देने के लिए संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है। जैसे ONDC डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क पहल छोटे व्यवसायों को एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य करती है। न्यायसंगत और समावेशी समाज के सभी वर्गों, खासतौर पर हाशिए पर व्याप्त लोगों के बीच भागीदारी और लाभ साझाकरण सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। सुशासन की आवश्यकता क्या है? सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक ने हालिया आंकड़े सुशासन सुधार और प्रति व्यक्ति GDP की वृद्धि के बीच सीधे संबंधों का प्रकाश डालते हैं। GST और प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी पहलें दर्शाती हैं कि सुशासन किस प्रकार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। गरीबी उन्मूलन और समानता के लिए आवश्यकता है सुशासन की। समावेशी विकास कार्यक्रम और लक्षित हस्तक्षेप हाशिए पर व्याप्त आबादी को ऊपर उठाने और असमानताओं को कम करने में सहायता करते हैं। जैसे कि PM विश्वकर्मा योजना ने पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण और ऋण प्रदान कर आजीविका को बढ़ावा दिया, हाशिए पर व्याप्त समूहों के बीच आर्थिक असमानता को कम किया। सुरक्षा और स्थिरता वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का विधि शासन सूचकांक इस बात पर जोर देता है कि किस प्रकार विधि का शासन अपराध की दर को कम करने में सहायता करता है। पुलिस आधुनिकीकरण में निवेश और राजस्थान में स्मार्ट पुलिसिंग परियोजना जैसी पहल ये दर्शाती है कि सुशासन किस प्रकार सुरक्षा में वृद्धि करता है। कुशल सेवा वितरण कोविड-19 महामारी ने डिजिटल गवर्नेंस आधारित समाधानों को अपनाने में तीव्रता लाई है। आरोग्य सेतु और कोविन जैसे प्लेटफॉर्म सेवा वितरण को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, जबकि आधार एकीकरण कल्याणकारी कार्यक्रमों में लक्ष्यीकरण को बढ़ाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सक्रिय उपायों से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकारी अनुबंधों में ई-खरीद प्लेटफॉर्म ईमानदारी पूर्ण समझौते पारदर्शिता में वृद्धि करते हैं और भ्रष्टाचार को कम करते हैं। सुशासन की चुनौतियां क्या हैं और इसका हालिया उदाहरण? उत्तरदायित्व की कमी अधिकारी प्रायः अपने अधिकारों के साथ कार्य करते हैं, किंतु खराब सेवा प्रदाता या भ्रष्टाचार के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। हालिया उदाहरण में भ्रष्टाचार
धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर कम होकर 38 हो गया, जो 180 देशों में 96वां स्थान है। यह सार्वजनिक जवाबदेही में निरंतर विद्यमान समस्याओं को दर्शाता है। विलंबित पारदर्शिता का तंत्र वितरण के आरटीआई जैसी प्रणालियाँ लंबित कार्यों के कारण सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है, जिससे नागरिकों की सूचना तक समय पर पहुंच सीमित होती है। उदाहरण के लिए 30 जून 2024 तक 4.05 लाख से अधिक आरटीआई अपीलें लंबित थीं तथा नियुक्तियों के अभाव में चलते 7 सूचना आयोग गैर कार्यात्मक स्थिति में है। कानून का अप्रभावी कार्यान्वयन उचित प्रकार से निर्मित कानून भी तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कि उचित नियमों और प्रवर्तन तंत्रों का पालन न किया जाए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 2014 से 19 के बीच बनाए गए कानूनों में से केवल 37% की कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम बनाए गए हैं। शासन में डिजिटल अंतराल और खराब सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे से सेवा वितरण में देरी और पारदर्शिता में कमी लाती है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में ई गवर्नेंस और नागरिक संपर्क में सुधार के लिए सरकारी कार्यालयों में डिजिटल अंतराल को समाप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। कमजोर स्थानीय शासन पंचायती राज संस्थाओं के पास प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पर्याप्त धन और लोगों और स्वायत्तता का अभाव है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की वर्ष 2024 की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया कि स्थानीय शासन को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर वित्तीय हस्तांतरण की आवश्यकता है। न्यायिक विलंब, धीमी न्यायिक प्रगति और लंबित मामले न्याय प्रणाली और शासन में जनता के विश्वास को कम करते हैं। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी 2024 की रिपोर्ट में लंबित मामलों के त्वरित निपटान और न्यायिक कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में सुशासन में सुधार करने का अभियान किया है। सार्वजनिक जागरूकता की कमी, अधिकारों एवं और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता की कमी से नागरिक भागीदारी में कमी आती है। यदि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सतर्कता जागरूकता समाप्त सप्ताह 2024 जैसे अभियानों का उद्देश्य जागरूकता को बढ़ाता है, लेकिन व्यापक प्रभाव के लिए विस्तृत नागरिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता है। सुशासन को बढ़ावा देने संबंधी पहलों में विकेंद्रीकरण, 74वें और 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों को मजबूत किया गया है, जो निर्वाचित स्थानीय सरकारों के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थापना को अनिवार्य करता है। सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सत्ता के दुरुपयोग की जांच करने में मदद की है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, इसकी स्थापना वर्ष 2024 में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत सार्वजनिक नीति, शासन सुधार, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए की गई थी। ई गवर्नेंस, इसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं को अधिक तीव्र, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी जैसे ऑनलाइन पोर्टल और ऐप के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता से संबंधित उपकरणों को शामिल करना, नागरिक चार्टर, सरकारी दस्तावेज जो सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, उनके मानकों वितरण हेतु अपेक्षित समय सीमा को रेखांकित करते हैं। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक पंजीकरण कर सकते हैं और सरकारी विभागों में की गई अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर रख सकते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, एक ऐसी प्रणाली जिसमें सरकारी लाभ को सीधे नागरिकों के खाते में हस्तांतरित किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार और लीकेज को कम करने में मदद मिलती है। सुशासन सूचकांक, इसके अंतर्गत शासन और सेवा वितरण में इसके प्रदर्शन के आधार पर सभी भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। आपराधिक न्याय सुधार, न्याय को और अधिक सुलभ बनाने के लिए ईएफआईआर, तीव्र सुनवाई और सरलीकृत प्रक्रियाओं की शुरुआत की गई। मिशन कर्मयोगी, इसका उद्देश्य आधुनिक प्रशिक्षण और प्रदर्शन आधारित शिक्षा के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को
सरकारी अधिकारियों के कौशल और नैतिकता में सुधार करना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, इसके अंतर्गत भारत में व्यवसाय शुरू करने, इसके संचालन को आसान करने, तीव्र तथा न्यूनतम नौकरशाही की आवश्यकता के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। इसमें प्रमुख पहले में प्रगति प्रगति यह विकास परियोजनाओं की निगरानी और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नेतृत्व वाला एक मंच है। ऑनलाइन आयकर दाखिल करना आसान और पारदर्शी कर प्रक्रिया संबंधित है। डिजिटल इंडिया, इसके अंतर्गत शासन को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए समग्र डिजिटल अवसंरचना का उपयोग किया जाता है। शासन में राज्य, बाजार, नागरिक समाज की भूमिका। राज्य की भूमिका नीति निर्माण और कार्यान्वयन में। राज्य कानून विनियमन नीतियों, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा अधिनियम अधिनियमित करता है, उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से लागू करता है। विनियमन और निरीक्षण, बाजारों, उद्योगों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी और विनिमय बोर्ड सेबी को विनियमित करता है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और पर्यावरणीय सौहार्दता सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक वस्तु प्रावधान, बुनियादी ढांचे जैसे वंदे भारत ट्रेन, राष्ट्रीय रक्षा कानून प्रवर्तन में निवेश करता है। सामाजिक न्याय और समानता, समावेशिता एवं मानव अधिकारों को बढ़ावा देता है। साथ ही हाशिए पर उपस्थित समुदायों को सशक्त बनाता है, जैसे आरक्षण कोटा। बाजार, आर्थिक विकास नवाचार उत्पादकता को बढ़ाता है, रोजगार सृजन और राजस्व उत्पन्न करता है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आईटी। संसाधन आवंटन, कुशलतापूर्वक संसाधनों का आवंटन उद्यमशीलता और निवेश को बढ़ावा देता है, जैसे कि कृषि उपज की कीमतें निर्धारित करने वाले कमोडिटी बाजार। नवाचार उद्यमिता रचनात्मकता, क्षमता और तकनीक की प्रगति को प्रोत्साहित करता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अनुसंधान और विकास में निवेश करती है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, दूरसंचार, विमान और खुदरा जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना, उदाहरण के लिए निजी दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा टैरिफ कम करना। सिविल सोसाइटी समर्थन और सक्रियता क्या है इनकी, नागरिकों के अधिकारों का समर्थन करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, सरकारों और व्यवसायों को जवाबदेह बनाने के लिए ग्रीन पीस द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों के विषय में जागरूकता बढ़ाना। सेवाओं का वितरण, सामाजिक सेवाएं मानवीय सहायता और विकास संबंधी सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अक्षय पात्र द्वारा स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना। सामुदायिक सहभागिता, नागरिक सहभागिता ज़मीनी स्तर पर कार्य और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है, जैसे स्वनियोजित महिलाओं का संघ सेवा महिलाओं को सशक्त बनाता है। निगरानी और निरीक्षण, नीतियों की निगरानी, अनुसंधान, पारदर्शिता, जवाबदेहिता को बढ़ाना, जैसे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया। आधार बनाम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, समावेशी और जवाबदेही शासन हेतु योजनाओं में संतुलन। आधार और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भारत सरकार की 2 पहचान आधारित योजनाएं हैं। आधार सेवा वितरण पर केंद्रित है, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जनसांख्यिकी डेटाबेस का भाग है, जिसके साथ क्रियान्वयन को लेकर एक प्रकार की कानूनी और नैतिक चर्चा उत्पन्न हो गई है। आधार और राष्ट्रीय जनसंख्या संबंधी विवाद और याचिकाएं क्या हैं, गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम पुट्टास्वामी 2017 वाद में निर्णय दिया गया, गोपनीयता के अधिकार को बरकरार रखा गया, जिसमें डेटा दुरुपयोग के जोखिमों का प्रकाश डाला गया। उदाहरण के लिए आधार लीकेज के कारण 81.5 करोड़ भारतीयों के डेटा डार्क वेब पर उपलब्ध हैं। नागरिकता के मुद्दे से संबंध एनपीआर का राष्ट्रीय रजिस्टर से संबंध होने के कारण संभावित बहिष्कार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए असम एनसीआर प्रक्रिया के कारण हजारों लोग दस्तावेज में कमी कारण बाहर हो गए। प्रशासनिक निरर्थकता, 2 पहचान आधारित डेटाबेस होने के कारण दोहराव और परिचालन लागत बढ़ जाती है।
आधार और एनपीआर के साथ साथ को एक साथ परिचालन के लाभ क्या हैं? कल्याण और लक्ष्यीकरण। आधार डीबीटी को सक्षम बनाता है, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जनसांख्यिकी नियोजन में सहायता करता है, जैसे पीएम किसान और उज्ज्वला योजना वित्त अंतरण के लिए आधार पर निर्भर है। राष्ट्रीय सुरक्षा जनसंख्या। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार जनसंख्या के आवागमन की निगरानी करने, सीमाओं को निर्धारित करने और नीति नियोजन में सहायता करता है, जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अवैध आव्रजन प्रवृत्तियों की पहचान करने में सहायता करता है। स्मार्ट गवर्नेंस एकीकरण। दोनों आधार, एनपीआर, डिजिटल इंडिया, ओएनओआरसी, एक राशन एक राष्ट्र एक राशन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से जुड़े हैं, जैसे एक राष्ट्र एक राशन योजना प्रवासी श्रमिकों को संपूर्ण भारत में राशन तक पहुंच प्रदान करती है। आधार और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अलग अलग संचालन के लाभ क्या हैं? सरलीकृत सत्यापन। योजना का अलग अलग संचालन भ्रम से बचाता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे ग्रामीणों को आधार और एनपीआर के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है। केंद्रित कार्यान्वयन। आधार कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित है, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जनगणना नियोजन में सहायता करता है। विविध सुरक्षा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को आधार से अलग करने से दस्तावेजीकरण में होने वाली मनमानी पर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे 2018 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने आधार के अनिवार्य उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में स्थानीय स्वशासन 1992 में लागू किए गए 73वें संविधान संशोधन की भारत में शासन की विकेंद्रीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन संशोधनों द्वारा संविधान के भाग 9 और भाग 9A को शामिल किया गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उन्हें नियमित चुनाव, हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए आरक्षण और सतही स्तर पर स्वायत्तता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य चुनाव आयोगों और वित्त आयोगों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। स्थानीय शासन निकायों की संवैधानिक मान्यता। 73वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को संस्थागत रूप प्रदान किया। संवैधानिक दर्जा। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि स्थानीय निकाय शासन संरचना का अभिन्न अंग है। नियमित चुनाव को अनिवार्य करना। आवधिक चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रणाली को सुनिश्चित किया गया है। आरक्षण का प्रावधान। आरक्षण के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं के लिए सीटें के आवंटित की गई हैं। वित्त आयोग की स्थापना। वित्त आयोग की स्थापना से स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश की गई है। राज्य चुनाव आयोग को सक्षम बनाना। इसके द्वारा स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रणालियों के संचालन की देखरेख करना शामिल है। क्या आप जानते हैं कि 24 अप्रैल 2024 को पंचायती राज मंत्रालय का 73वें संविधान संशोधन के 30 वर्षों के बाद सतही स्तर पर शासन विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सतही स्तर पर शासन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में डिजिटल प्रौद्योगिकी, सुशासन, सार्वजनिक सेवा वितरण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने से संबंधित चर्चा प्रमुख हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करती है। यह पारदर्शिता, दक्षता, सतही स्तर पर सहभागिता को मजबूत करने के लिए स्मार्ट पंचायतों, ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी जैसी पंचायती राज मंत्रालय की पहलों केंद्रित है। पंचायतें और नगर पालिकाएँ। पंचायती राज संस्थाएँ यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है। इसमें ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियाँ ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण शासन। पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण शासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे पिंपरी गावली महाराष्ट्र में पीआरआई की सफल भागीदारी देखने को मिलती है, जहां स्थानीय ग्राम सभा द्वारा वाटरशेड विकास प्रबंधन और समुदाय के लिए जल संसाधन प्रबंधन किया गया। ग्राम सभाएं
प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देती हैं, जिससे हाशिए पर स्थित समूहों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने तथा स्थानीय शासन और विकास योजनाओं में योगदान करने की मदद मिलती है। जैसे गरीबा ग्राम पंचायत बिहार इस बात पर प्रकाश डालती है कि विकास परियोजनाओं में स्थानीय भागीदारी से विकास किस प्रकार बुनियादी ढांचे में सुधार किया होता है, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। शहरी स्थानीय निकाय छोटे स्थानीय निकाय हैं जो निर्दिष्ट आबादी वाले शहरों या कस्बों का प्रशासन या शासन करते हैं। इन्हें नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में विभाजित किया गया है। पूरा सुशासन के माध्यम से संयोजकता केंद्रीय ग्रामीण विकास डॉक्टर ABJ कलाम द्वारा लक्ष्य 3 बिलियन में प्रस्तावित ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान PURA पूरा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं का प्रदान करने के ग्रामीण भारत को परिवर्तित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने में संयोजकता की भूमिका क्या है? भौतिक संपर्क या कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़ने वाली सड़कों तथा नेटवर्क के निर्माण में बाजारों, सेवाओं, रोजगार के अवसरों तक पहुंच में सुधार होता है। ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहर की मुख्य सड़कों से जोड़ना। आर्थिक संपर्क कनेक्टिविटी बाजारों और वित्तीय संस्थानों में ग्रामीण संपर्क किसानों और कारीगरों को अधिक कुशलतापूर्वक उत्पाद बेचने में सक्षम बनाकर उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। जैसे ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच। ऊर्जा कनेक्टिविटी एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति जैसे सौर या पवन ऊर्जा व्यवसायों, प्रकाश व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के कार्य तथा उत्तरदायित्व। पंचायतें ग्रामीण विकास योजनाओं मनरेगा और PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन, ग्रामीण सड़कों, तालाबों, जल निकायों का रखरखाव, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ियों और प्राथमिक हेल्थ सेंटर का प्रबंधन, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन, स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण हाट, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति। नगर पालिकाएं शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे जैसे सड़कें, आवास, प्रकाश व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज प्रणाली, शहरी गरीबी उन्मूलन, झुग्गी पुनर्वास और विकास, आवास, भूमि उपयोग, भवन निर्माण का विनियमन, सार्वजनिक परिवहन और पार्किंग सुविधाओं का प्रावधान, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण। स्थानीय शासन में विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है? स्थानीय संस्थाओं का सशक्तिकरण। पंचायतों, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, जिससे उन्हें पंचायती क्षेत्र विशिष्ट निर्णय लेने और स्थानीय सेवा वितरण में सुधार करने का अधिकार प्राप्त है। जिससे प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विकेंद्रीकृत शासन। नागरिक भागीदारी में वृद्धि। विकेंद्रीकरण ने निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की प्रत्यक्ष भागीदारी को प्रोत्साहित किया तथा जवाबदेहिता और समावेशिता को बढ़ावा दिया। स्थानीय मुद्दों का त्वरित समाधान। स्थानीय शासन नौकरशाही द्वारा किए जाने वाले विलंब को कम करता है तथा स्वच्छता, जल आपूर्ति, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए केरल के आलप्पुझा में नगर निकायों के नेतृत्व में शून्य अपशिष्ट पहल ने विकेंद्रीकृत योजना के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन को सफलतापूर्वक संचालित किया। स्थानीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ करना। स्थानीय सरकारें लघु उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों, सरकारी आंदोलनों को बढ़ावा देती हैं, जिससे ग्रामीण आजीविका और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। जैसे केरल में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के नेतृत्व में कुटुंबश्री कार्यक्रम ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। स्थानीय शासन में सुदृढ़ीकरण की चुनौतियाँ क्या हैं? सीमित वित्तीय स्वायत्तता। स्थानीय निकाय राज्य केंद्रीय निधियों पर निर्भर हैं, जिससे
राजस्व सृजन में कमी के कारण उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। केवल 36% शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्मार्ट सिटी राजस्व लक्ष्य को पूरा किया गया है। जनवरी 2025 की रिपोर्ट में क्षमता में कमी, प्रतिनिधियों में योजना बजट निर्माण और क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण का अभाव, स्थानीय क्षमता को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों के लिए मिशन कर्मयोगी प्रस्ताव, राज्य हस्तक्षेप, राज्य द्वारा चुनाव प्रक्रिया में देरी, स्थानीय निकायों के क्रियान्वयन में मनाही, वित्त प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। शहरी नियोजन में सीमित भूमिका, राज्यों में शहरी विकास परियोजनाओं में एसपीवी जैसी समानांतर संरचनाएं निर्मित की हैं, जो शहरी निकायों की भूमिका सीमित हो गई है। राज्य स्तरीय प्रशासनिक बाधाओं के कारण आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी हुई। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एसपीवी परियोजनाओं की योजना बनाने, मूल्यांकन, अनुमोदन, धनराशि जारी करने और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना चाहिए। कमजोर जनभागीदारी, ग्राम सभाएं, वार्ड समितियां प्राय निष्क्रिय रहती हैं, जिससे सतही स्तर पर लोकतंत्र कमजोर होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप 2023 सीएजी की रिपोर्ट 2023 में बिहार और मध्य प्रदेश में ग्राम सभाओं की न्यूनतम गतिविधि को चिन्हित किया है। लैंगिक और सामाजिक असमानता, महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जनप्रतिनिधियों को शासन से भेदभाव या छद्म नियंत्रण का सामना करना पड़ता है। जैसे राजस्थान की रिपोर्ट में ज्ञात होता है कि महिला सरपंच को उनके पुरुष साथियों या पतियों द्वारा भागीदारी में शामिल होने से रोका जाता है। डिजिटल विभाजन, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की कमी ई गवर्नेंस और डेटा आधारित निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करती है। पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी के कारण स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई। खाक पंचायतें स्थानीय लोकतांत्रिक शासन के लिए एक चुनौती हैं। लैंगिक अन्याय, खाप पंचायत द्वारा महिलाओं के मुद्दों को शायद ही कभी संशोधित किया जाता हो। इसमें उनके विवाह, वस्त्र, सामाजिक गतिशीलता प्रभावित होती है। विधि के शासन के समक्ष संकट, समानांतर न्याय प्रणाली को कमजोर करती हैं, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि खाक द्वारा कानून के शासन की बजाय पुरुषों द्वारा शासन का पालन किया जाता है। कानूनी अधिकार का अभाव, खाकों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन वे अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करते हैं, जो उनके नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों पर कठोर दंड आरोपित करते हैं। सामाजिक गतिशीलता में बाधा, खाकों की प्रणाली या मनमानी रूढ़िवादी रीति रिवाजों को मजबूत करती है, जिससे सामाजिक गतिशीलता, महिला सशक्तिकरण, आधुनिकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। उठाए गए कदम क्या है? विधायी उपाय, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे कानूनों का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित रखना तथा खाक पंचायतों द्वारा प्रायः किए जाने वाले जातिगत लिंग आधारित अन्याय को रोकना है। कार्यकारी हस्तक्षेप, अधिकारी पुलिस बल की तैनाती और स्थानीय सतर्कता समितियों के माध्यम से निर्वाह कार्रवाई करते हैं। जैसे हरियाणा की महिला हेल्पलाइन दंपतियों को खाक द्वारा दी जाने वाली धमकियों से बचाने के लिए कार्य करती हैं। न्यायिक निगरानी, न्यायपालिका ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से खाक के हस्तक्षेप पर कड़ा विरोध किया तथा शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद 2018 जैसे ऐतिहासिक निर्णय में संवैधानिक अधिकारों को सुदृढ़ किया। दंडात्मक और नियामक आदेश, न्यायालय ने अवैध खाक आदेशों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिसमें दंड और अत्यधिक गंभीर मामले में खाक के विघटन की सिफारिश भी शामिल है। व्यक्तिगत अधिकारों पर न्यायिक सुदृढ़ता के बावजूद ग्रामीण संवेदनशीलता के कारण विधायी कार्यकारी प्रक्रियाएं सतर्क हुई हैं। प्रतिगामी मानदंडों पर मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण, विधिक सुधार
सामाजिक परिवर्तन, सार्वजनिक जागरूकता का संयोजन आवश्यक है। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा में समस्याएं, उचित रिकॉर्ड ना होना, वित्तीय रिकॉर्ड प्रायः अपूर्ण और असंगत होते हैं, जो समान मानकों की कमी के कारण राज्यों में अलग-अलग होते हैं। कुशल कर्मियों का अभाव, प्रशिक्षित लेखा परीक्षकों की कमी के कारण अव्यवस्थित और नाम मात्र के ऑडिट होते हैं। अधिकार क्षेत्र का हस्तक्षेप होना और कई ऑडिटिंग एजेंसियों, सीएजी, राज्य विभाग लोगों के मध्य भ्रम, अकुशलता का माहौल निर्मित करती हैं। आगे की राह क्या है? दूसरी प्रशासनिक सुधार संस्थाएं क्या है? निर्वाचित सदस्यों निर्वाचित पीआरआई सदस्यों की सुविधा के लिए लेखा परीक्षा प्रारूप सरल बनाना, डीएलएफ जैसे लेखा परीक्षा निकायों को राज्य प्रशासन से अलग करके उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, इन निकायों के प्रमुख की नियुक्ति राज्य द्वारा सीएजी द्वारा अनुमोदित पैनल द्वारा की जानी चाहिए। राज्य कानूनों के माध्यम से लेखा परीक्षा प्राधिकारों के लिए प्रासंगिक लेखों तक कानूनी पहुंच सुनिश्चित करना। भारत में स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने की दिशा में संभावित क्या प्रयास? यहाँ आगे गिरा है। वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि, स्थानीय निकायों को अपना धन एकत्र करने, उनका उचित प्रकार से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। संपत्ति कर संग्रह में सुधार, उचित उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारण और प्रदर्शन आधारित अनुदान देकर किया जा सकता है। जैसे 15वें वित्त आयोग ने पंचायतों को उनके कार्यों के आधार पर अधिक धनराशि देने का सुझाव दिया। भारत सरकार ने 2024 में क्षमता निर्माण पहल, निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रभावी शासन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पंचायती राज मंत्रालय, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से पंचायती पदाधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत प्रशिक्षण आयोजित करता है। डिजिटल गवर्नेंस, नियमित प्रशिक्षण और डिजिटल उपकरण, ई नगरपालिका प्रणाली को अपनाने से सेवा वितरण तथा पारदर्शिता में सुधार हो सकता है। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा CIS आधारित योजना और ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ावा दे रहा है। शक्तियों का उचित समय पर हस्तांतरण, समय पर चुनाव, वित्तीय हस्तांतरण और राज्य चुनाव आयोगों को वास्तविक स्वायत्तता सुनिश्चित करने से विकेंद्रीकरण के सफल संचालन में मदद मिल सकती। उदाहरण के लिए 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र को लंबित पंचायत चुनावों को बिना देरी के आयोजित करने के निर्देश दिया, जिससे इस सिद्धांत को बल मिला है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। लोगों की भागीदारी को मजबूत करना, जागरूकता अभियान, डिजिटल टूल और नियमित बैठकों के माध्यम से ग्राम सभाओं का सक्रिय कामकाज सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे कि GIS तकनीकी का उपयोग करके भागीदारी ग्राम निकायों को सक्षम करने के लिए ग्राम मंच पोर्टल का विस्तार किया जाना चाहिए। हाशिए पर स्थित वर्गों को सशक्त बनाना, महिलाओं और अन्य हाशिए पर स्थित समूहों को नेतृत्व, समर्थन, छद्म प्रतिनिधित्व के विरुद्ध सुरक्षा और आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 2024 में उड़ीसा में लीडरशिप फॉर चेंज पहल ने महिलाओं सरपंचों के स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित किया। CAG द्वारा लेखा परीक्षा को PRI तक विस्तारित बेहतर वित्तीय निगरानी और जवाबदेही के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ऑडिट को सभी पंचायत संस्थाओं तक विस्तारित करने की दिशा में कार्य करना। कर्नाटक के मलूर जैसे मामलों की देखी गई कमियों को दूर करना। कैग CAG को अर्ध न्यायिक शक्ति प्रदान करना, लेखांकन प्रथाओं को मानकीकृत करना, सार्वजनिक वित्त का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने और स्थानीय शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से नागरिकों को शामिल करना।